हेलो एंड वेलकम बैक टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज हम लोग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ यूनियन बजट 2024-25। सो ये जो सेशन होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो आज के सेशन में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि बजट के ऊपर होने वाले हैं एंड इसी के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को भी डिस्कस करने वाला है। सो ऑल इन ऑल ये जो सेशन होने वाला है आपकी अपकमिंग होने वाली सारी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये सेशन आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी से स्किप नहीं करना है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रीवियस मंथ के सारे करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए प्रोवाइड किए। अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, तो आप सभी को एक बात ध्यान में रखना है कि प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको थरली प्रिपेयर करना है। ओके एंड सारे मंथ के मैंने करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए, जैसे कि आप देख सकते हो अप्रैल मई जून मंथ के 2 वीडियोस है तो दोनों देखना है एंड लास्ट एक मैराथन है जिसमें जुलाई अगस्त एंड सितंबर आपका कवर अप होता है। सो आपको 6 मंथ का तो थरली प्रिपरेशन करना है एंड इन सारे मंथ्स का ई बुक जो है वो कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ओके फॉर द रिविजन ये सारे सेशंस आपको देखना है, सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। ओके सो ये सारे सेशन आपको एग्जामिनेशन से पहले देखकर जाना है, कंप्लीट सेशन देखना है सो दैट आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ओके सेकेंडली जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे सेशंस का ई बुक जो है वो अवेलेबल है। सो सारे ई बुक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया जून का एंड जुलाई अगस्त एंड सितंबर का, ऐसा नहीं प्रीवियस भी आप कोई भी मंथ का करंट अफेयर देख सकते हो। मैं आपको हर एक मंथ का करंट अफेयर जो प्रोवाइड करवाती हूँ एंड जो भी सेशंस आपको मैं यूट्यूब पे देती हूँ सबका ई बुक जो है वो एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया जाता है। सो अगर आपको ई बुक को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है, कैपिट्यूड्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ई बुक के सेक्शन में जाइए, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी मंथली। ओके सो आप वहाँ से ई बुक जो है वो ले सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। ओके नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि आरआरबी और क्लर्क का एग्जामिनेशन आने वाला है, उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है। तो सर ने जो भी रिसेंटली सेशंस आपको पढ़ाए सारे सेशंस को आपको गो थ्रू करना है, ईच एंड एवरी सेशन आपको देखकर जाना है बिकॉज ईच एंड एवरी सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप सभी को पता है जब भी सर ने आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ाया है एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने सारे सेशंस देखे हैं उन्होंने डेफिनेटली आउट ऑफ 35 प्लस अटैम्प्ट किए। तो आपको सारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, सारे सेशंस को देखना है, जो भी चीज़ आपको रिकमेंड की जा रही है वो सारी अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस की करते हो फॉलो तो डेफिनेटली आपको इस साल 40 में से 35 प्लस मिलेंगे, ये आपको अश्योरिटी देती हूँ। लेकिन आपको जो चीज़ें रिकमेंड की है वो सारी चीज़ें आपको गो थ्रू करनी होगी, तो ये सारे सेशंस जाकर देखिएगा। एंड इसी के साथ साथ एक ई बुक भी हम लोगों ने आप सभी के लिए बनाई है। सो इसमें 1100 क्वेश्चंस जो है वो कवर्ड अप है। ये सारे 1100 प्लस क्वेश्चंस का आप क्या कर सकते हो, ई बुक के फॉर्म से आप रिविजन कर सकते हो एंड साथ ही साथ इसका मॉक टेस्ट भी बनाया है। सो आपको अगर देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो आफ्टर रिवीजन, सो आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, उसका अलग से मॉक टेस्ट भी बनाया है। हर 100 क्वेश्चन का ईच मॉक बनाया हुआ है। सो आप 1100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट, देन उसका मॉक दीजिए। ओके सो ये भी आप सभी के लिए जो है हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, फ्रेशली डिज़ाइन किया है, तो आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन से आप इस ई बुक प्लस मॉक टेस्ट को जो है वो एक्सेस कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। लास्टली आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आप डेली रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड करंट अफेयर्स भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है एंड डेली अपडेट्स भी दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप इसे फॉलो कीजिए। अभी हम लोग हमारे स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के सेशन में हम लोग यूनियन बजट के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को भी डिस्कस करने वाला है। सो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, ईच एंड एवरी फैक्ट्स एंड फिगर को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ब्रोक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई's record when she unveiled her dash consecutive budget for the fiscal year 24-25। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना रहेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा जब उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगातार बजट का अनावरण किया। तो आपको ये बताना है लगातार कौन से नंबर का बजट का उन्होंने अनावरण किया है इस साल, दैट इज 7th वन। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस साल 7th कॉन्जिक्यूटिव बजट पेश करके जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो प्रीवियस जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मोरारजी देसाई उनके साथ जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड था 6 कॉन्जिक्यूटिव बजट का वो ब्रेक किया है निर्मला सीतारमन ने 7th वन बजट पेश करके। ओके सो इस साल का जो बजट था वो आफ्टर 18th लोकसभा इलेक्शन पहला बजट था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हर 7th स्टेट बजट फॉर द फिस्कल ईयर 24-25, 6 एनुअल बजट एंड 1 इंटरिम बजट फ्रॉम 2019 टू 2024। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने अपना 7th कॉन्जिक्यूटिव स्टेट बजट जो है वो पेश किया है 2024-25 में, जिसमें 6 एनुअल बजट्स है एंड 1 इंटरिम बजट्स है फ्रॉम 2019 टू 2024। 2019 में आप सभी को पता है कि इंडिया की पहली फर्स्ट फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन को अपॉइंट किया गया था एंड तभी से उन्होंने बजट पेश करना स्टार्ट किया है एंड तभी से अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिवली बात करें तो इस साल का जो बजट था वो 7th वन था। ओके इन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो किसका किया है? मोरारजी देसाई का किया है। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। मोरारजी देसाई होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द मोस्ट बजट स्पीचेस सिंस इंडिपेंडेंस। ही हैज प्रेजेंटेड 10 बजट स्पीचेस फ्रॉम 1959 टू 1963, 1967 टू 1969 इन द टोटल 6 कॉन्जिक्यूटिवली 1959 टू 1963, जिसमें 5 एनुअल बजट है एंड 1 इंटरिम बजट है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले अभी तक के जो है वो है मोरारजी देसाई, जिन्होंने सिंस इंडिपेंडेंस 10 बजट स्पीचेस जो है वो प्रेजेंट की है। 1959 टू 1963 ये उनका कॉन्जिक्यूटिव बजट था जो उन्होंने 6 बार पेश किया था एंड आफ्टर दैट 1967 टू 69 भी इन्होंने बजट पेश किया एंड इस दौरान उन्होंने टोटल 10 बजट स्पीचेस जो है वो प्रेजेंट की है। ओके सो अगर आपको पूछा जाए कि अभी तक के सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया, दैट इज मोरारजी देसाई, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव सबसे ज़्यादा किसने किया है तो वो है निर्मला सीतारमन। इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव इस वर्ड को हाईलाइट किया है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड लास्टली जब ये देसाई जो थे उन्होंने प्रेजेंट जब किया अपने 10 बजट तब फाइनेंस एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपने बजट को पेश किया अंडर द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी। ओके अब इसी के साथ साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है रिलेटेड टू निर्मला सीतारमन। जब उन्होंने 2020 का बजट पेश किया था वो सबसे लॉन्गेस्ट एवर डिलीवर्ड बजट रहा है हमारे इंडिया का। ओके जो कि था 2 hours 42 minutes का, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोरारजी देसाई ने टोटल 10 बजट पेश किया है। अगर आपको ये पूछा जाए कि 9 टाइम्स किसने पेश किया था, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। 8 टाइम्स किया है प्रणब मुखर्जी ने, 7 टाइम्स किया है सीडी देशमुख ने। ठीक है ये क्या बताया मैंने, कितनी बार किसने बजट पेश किया, ये चीज़ें मैंने बताई, तो ये भी आप एडिशनली ध्यान में रख सकते हो। ओके आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ आया होगा। बढ़ते हम लोग आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द बजट फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम। बजट निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित था? जो बजट था उसकी मुख्य थीम क्या थी, ये आपको पूछी जा रही है। दैट इज ऑप्शन ई एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME एंड मिडिल क्लास। ओके ये थीम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। द यूनियन बजट 24-25 emphasizes employment, skilling, support for MSME and the middle class. Finance Minister announced the Prime Minister package of 5 schemes and initiatives जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। The package aims to facilitate employment, skilling, other opportunities for the 4.1 crore youth over a 5-year period with the outlay of ₹2 lakh crore rupees. This year 1.48 lakh crore has been allocated for the education, employment and skilling. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इस साल प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को भी अनाउंस किया एंड ये पैकेज का उद्देश्य यही है कि 4.1 करोड़ यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ और अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए आने वाले 5 सालों के लिए एंड उसी के लिए 2 लाख करोड़ का लक्ष्य जो है वो आउटले जो है वो भी प्रेजेंट किया है। ओके एंड इसी के साथ साथ 1.48 लाख करोड़ रुपीस जो है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए भी अलॉकेट किए गए हैं। ओके सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमें, किस
थीम था इस साल का बजट का, जो फोकस थीम था वो क्या था? दैट इज एम्प्लॉयमेंट, स्केलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी बजट प्रायोरिटीज आर आउटलाइन इन द परस्यू ऑफ विकसित भारत? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूछा जा रहा है विकसित भारत के अनुसरण में कितनी बजट की प्राथमिकताओं के रेखांकित किया गया है। ठीक है, सो कितनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन सी 9। सो बजट प्रायोरिटीज टोटल थी 9। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 9 बजट प्रायोरिटीज इन द परस्यू ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत को परस्यू करने के लिए टोटल 9 बजट प्रायोरिटीज जो है वो सेट की गई थी। एंड वो 9 प्रायोरिटीज कौन सी है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको लेकर भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये 4 में से कौन सी इंक्लूडेड नहीं है या फिर इनमें से कौन सी इंक्लूडेड है एंड सो ऑन। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आना चाहिए, तो 9 प्रायोरिटीज कौन सी है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर, सेकंड वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, थर्ड वन इज इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, फोर्थ वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, फिफ्थ वन इज अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स्थ इज एनर्जी सिक्योरिटी, सेवेंथ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एट वन इज इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नाइन्थ वन इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। सो ये टोटल 9 बजट प्रायोरिटीज जो है वो सेट की गई है विकसित भारत को परस्यू करने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये सारी की सारी 9 प्रायोरिटीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उनके क्वेश्चंस के साथ। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स टू बी रिलीज टू हेल्प फार्मर्स कोप विद द क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज यील्ड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कितनी हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट वेराइटीज को 32 फील्ड्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप में रिलीज किया गया, जो कि फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज एंड यील्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए मदद करेगा। दैट इज 109। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस साल के बजट में जो है कुछ न्यू वेराइटीज को रिलीज करने के लिए जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट वेराइटीज को रिलीज किया जाएगा 32 फील्ड्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, जिनकी मदद किसे होगी? किसानों को होगी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा विच इज 109। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री टू बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने के लिए अक्रॉस द कंट्री कितने फार्मर्स को टारगेट किया जा रहा है। सो दैट इज 1 करोड़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने के लिए पूरे देश भर के जो 1 करोड़ फार्मर्स है उनको जो है लक्षित किया गया है। एंड उसी के लिए जो है 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर नेचुरल फार्मिंग हाउ मेनी बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स आर टू बी एस्टैब्लिश। मैंने अभी आप सभी को बताया है कि प्राकृतिक खेती के लिए कितने बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। दैट इज 10,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स को वो क्या करेगी? एस्टैब्लिश करेगी, जो नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,000। और ये जो बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स रहेंगे ये प्रोवाइड करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। सो अभी हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा रिगार्डिंग प्रायोरिटी 1। अभी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि प्रायोरिटी 1 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर। अलोकेशन ऑफ 1.52 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स फॉर 24-25। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए जो है 1.52 लाख करोड़ रुपीस का अलोकेशन जो है वो किया जाएगा फॉर द ईयर 24-25। देन अलोकेशन टू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ₹60,000 करोड़, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,660 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 14,600 करोड़ एंड प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्य संरक्षण योजना
रुपीज 6,437 करोड़ रुपीज। ओके, सो ये अलोकेट किया गया पर्टिकुलर स्कीम के लिए पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड इसी के साथ अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो ये पर्टिकुलर स्कीम क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, इसके तहत क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ये भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। तो क्विकली हम लोग अभी ओवरव्यू कर लेते हैं इन चारों स्कीम के बारे में। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ये फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। इसी का मतलब ये हुआ है कि कुछ अमाउंट जो है इन्हें फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, द स्कीम प्रोवाइड अ मिनिमम इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 per year to eligible land holding farmer families. The amount is paid in 3 equal installment of 2,000 each every 4 months. The funds are directly transferred to the bank account of the beneficiaries. The scheme was announced in 2019 interim budget and it was officially launched on February 24, 2019. Okay, so यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो फार्मर है उसे 6,000 रुपये हर साल जो है वो दिए जाते हैं एंड वो 6,000 रुपीज जो है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 2019 के इंटरिम बजट में इसे अनाउंस किया गया था एंड ऑफिशियली इट वाज लॉन्च ऑन February 24, 2019। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि आपको पता होना चाहिए, स्पेशली वो कब लॉन्च हुआ था वो आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इट इज अ प्रोग्राम दैट ऑफर अ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन टू फार्मर्स एट अ सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट। द स्कीम इज अ variation of the interest subvention scheme which was introduced in 2006-7। so ये जो modified interest subvention scheme है ये एक short term agriculture loan farmers को provide करता है at a subsidized interest rate and ये scheme जो launch हुआ था ये 2006-7 के दौरान जो है इसे introduce किया गया था। ओके, interest rate जो है that is 7% per annum loan amount है up to 3 लाख रुपीज एंड इसमें जो subvention provide किया जाता है मतलब कि additional जो subsidy provide की जाती है that is 3% for timely repayment of the loans. Okay, next one is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. It is a crop insurance scheme that aims to provide a financial support to farmers in case of crop failure. The scheme was launched in 2016 by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. So ये एक प्रकार का ऐसा स्कीम है फसल बीमा योजना, मतलब कि एक प्रकार का बीमा जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को। अगर क्रॉप फेलियर होता है तो उसका इंश्योरेंस जो है इस स्कीम के तहत दिया जाता है। ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2016 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। एंड द लास्ट वन इज प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान विच विल प्रोवाइड अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योरेंस टू फार्मर। सो इस स्कीम के तहत ये जो पीएम आशा है फुल फॉर्म सभी स्कीम्स के ध्यान में रखना है। इस स्कीम के तहत जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योरेंस फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कीम जो है 2018 के बजट के दौरान जो है अनाउंस किया गया था। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट 4 स्कीम्स जिसके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कब लॉन्च हुआ था एंड वो स्कीम जो है वो क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है एंड इस साल के बजट में उसके लिए कितना पैसा जो है वो अलॉकेट किया गया है। नेक्स्ट वन इज द बजट प्लान्स टू रिलीज 109 high yielding and climate resilient varieties of 32 field and horticulture crops will be released for the cultivation by the farmers. So ये point already हमने in the form of question discuss किया, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यू वेराइटीज जो इंट्रोड्यूस की गई है एग्रीकल्चर में वो कितनी है 109। ओके, नेक्स्ट वन इज इन द नेक्स्ट 2 years द टारगेट इज टू इंक्लूड 1 करोड़ फार्मर्स इन नेचुरल फार्मिंग। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में हमने डिस्कस किया है कि टारगेट क्या है आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में क्या करना है, इंक्लूड करना है एंड इसी के लिए 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये भी अगेन हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट वन इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI फॉर एग्रीकल्चर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 years। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, DPI जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा फार्मर्स के लिए उनके लैंड में आने वाले 3 सालों में। एंड DPI फॉर खरीफ क्रॉप्स विल बी स्टार्टेड इन 400 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री टू एक्सेस द क्रॉप यील्ड। सो क्रॉप की यील्डिंग कैपेसिटी को एक्सेस करने के लिए DPI खरीफ क्रॉप्स के लिए जो है 400 डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टार्ट किया जाएगा। ओके, द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू वर्क टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर एंड India is the world largest edible oil importer and it means around
58% ऑफ द एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू द इम्पोर्ट। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो ऑयल सेल्स के लिए सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करेगा, मतलब ही वो खुद ही अपनी ये जो सीड्स है ऑयल सीड उसे खुद ही जनरेट करेगा, जैसे हुआ मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, क्योंकि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है इंडिया। अराउंड 58% ऑफ द एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट होके आता है, तो इंडिया क्या करेगा, अभी वर्क करेगा टुवर्ड्स ऑयल सीड्स एंड उसमें वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, ऐसा अनाउंस किया गया। इसमें कौन से ऑयल सीड्स इंक्लूडेड है ये आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट इज जनसमर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड विल बी enabled in 5 states. जनसमर्थ is an online platform that connect lenders with the beneficiaries. तो जनसमर्थ किसान क्रेडिट कार्ड को enable किया जाएगा 5 states में। Next is the government will provide financial support to set up a network of nucleus breeding center for the shrimp brood stocks. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जिसके तहत नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर जो है वो श्रिम्प ब्रॉड स्टॉक्स के लिए जो है वो बनाया जाएगा। श्रिम्प क्या होता है, एक प्रकार का सी एनिमल होता है जस्ट लाइक प्रॉन, ओके, तो उसे श्रिम्प कहा जाता है। तो उसी के लिए नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर जो है वो गवर्नमेंट सेटअप करेगा, ठीक है, एंड उसी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो अनाउंस किया गया। एंड लास्ट इज द नाबार्ड विल फैसिलिटेट श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। सो यहाँ पे अगेन वही बोला है कि इसके लिए जो है ये जो न्यूक्लियस सेंटर बनाया जाएगा उसी के लिए नाबार्ड जो है वो मदद करने वाला है टू फैसिलिटेट श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए। ओके, सो ये था हमारा प्रायोरिटी 1। इसमें कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट को हम लोगों ने जो है इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर डिस्कस किया है, तो आपको वो पॉइंट्स अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है सो दैट कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रायोरिटी 1 है आप उसे आंसर कर सको। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर अ स्कीम ए ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अंडर अ स्कीम ए ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पैकेज। आप सभी को बताया मैंने कि प्राइम मिनिस्टर का पैकेज जो है वो 5 स्कीम का अनाउंस किया गया इस बजट में। सो यहाँ पे पहले स्कीम के तहत जो है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज के लिए कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहली स्कीम की बात की जाए तो वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। As a part of the Prime Minister package, 3 schemes for the employment link incentives to be implemented. So first 3 scheme जो है that is for the employment link incentive. Okay, so इसमें scheme A आता है about first timers, scheme B आता है about a job creation in manufacturing and scheme C is about support to employers. So इस question में क्या पूछा जा रहा है कि first time employees को कितना financial support provide किया जाएगा, that is 15,000 rupees. So option C इस question का correct answer हो जाएगा। Scheme A provides a 1 month salary up to rupees 15,000 in 3 installment to one time employee registered in the EPFO. Okay, so scheme A के तहत 15,000 रुपए 1 month salary जो है वो दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में। ओके, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय रहेगा जो कि रजिस्टर रहेगा EPFO में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो हम लोग ये जो भी 3 स्कीम्स है एंड जो भी रिमेनिंग स्कीम है हम लोग डिटेल में, जब हम लोग प्रायोरिटी 2 की ओर जाएंगे तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is how many youth are targeted for the skilling over a 5-year period under the new centrally sponsored scheme. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कितने यूथ को कवर किया जा रहा है फॉर द स्किलिंग ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। तो दैट इज 20 लाख यूथ को जो है कवर किया जाएगा आने वाले 5 सालों के लिए। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम एम टू स्किल 20 लाख यूथ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, सो स्किलिंग प्रोग्राम के तहत आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये 4th स्कीम में अनाउंस किया गया। आप साइड में पिक्चर्स देख सकते हो एंड पिक्चर्स जो मैंने वहाँ पे कुछ इमेजेस रखी है उसमें भी इंफॉर्मेशन जो है वो है, तो आप इधर वीडियो को पॉज करके भी ध्यान में रख सकते हो, पढ़ सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो। मैं क्विकली जो प्रायोरिटीज है जो हम लोगों ने डिटेल में बनाया उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बट यहाँ पे जो पिक्चर्स इमेजेस डाली हुए उस माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से ध्यान में रहेगा। तो स्किलिंग प्रोग्राम की अगर हम लोग बात की जाए तो ये 4th स्कीम में इंक्लूड होता है जिसमें 20 लाख यूथ को स्किल्ड किया जाएगा आने वाले 5 सालों के लिए एंड उसी के लिए 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी अपग्रेड किया जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज अलोकेटेड फॉर द लोन्स फॉर द हायर एजुकेशन इन द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो अलोकेट किया जाएगा हायर एजुकेशन के लोन के लिए in their domestic institution. So answer हो जाएगा ऑप्शन E, up to 10 lakh rupees for helping the youth who have not been eligible for any benefit under the government scheme and policies of financial support of up to rupees 10 lakh for the higher education in domestic institution जो है वो support किया जाएगा. E-voucher for this purpose will be directly to 1 lakh students every year and for annual interest subvention of 3% of the loan amount and the model skill loan scheme to be revised to facilitate loan up to 7.5 lakh rupees. देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले कि जो यूथ है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब ही उनको हायर एजुकेशन में स्टडी करने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में अप टू 10 लाख रुपीस जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा एंड उसी के लिए जो है ई वाउचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे 1 लाख स्टूडेंट को हर साल, ठीक है। एंड उसका जो एक सबवेंशन ये भी रखा है 3% ऑफ द लोन अमाउंट। अगर वो पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम बाद बताया, सबवेंशन क्या होता है, एक प्रकार का सब्सिडी होता है जो गवर्नमेंट देता है कि पर्टिकुलर टाइम में अगर लोन जो है वो रीपे हो जाता है प्रॉपरली तो उसे 3% सबवेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। एंड लास्ट ये जो पॉइंट है ये एक डिफरेंट पॉइंट है कि मॉडल स्कीम लोन स्कीम जो है इसका जो लोन फैसिलिटी है वो रिवाइज कर दिया गया है, वो भी 7.5 लाख कर दिया है। प्रीवियसली कितना दिया जाता था, देखो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं इस पॉइंट को डायरेक्टली, रिवैम्प मॉडल स्कीम लोन स्कीम, ओके। सो ये जो स्कीम था ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य यही था टू enhancing accessibility to skill development courses with significantly increased maximum loan limit. The scheme raises the maximum loan limit from rupees 1.5 lakh to 7.5 lakh, initially launched in 2015. Announced in the Union Budget 24-25, the revised scheme aimed to benefit 25,000 students annually. It now includes non-banking financial companies, non-banking financial microfinance institution and small finance bank as eligible lending institutions. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मॉडल स्कीम लोन स्कीम ये जो है ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसी का जो लोन ये जो है ये प्रोवाइड करती है। तो इसका जो लिमिट था प्रीवियसली इट वाज 1.5 लाख रुपीस, अब ये इंक्रीज होके हो गया है अंडर दिस स्कीम 7.5 लाख रुपीस तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कीम इनिशियली लॉन्च हुआ था 2015 में। इस साल के बजट में इसे अनाउंस किया गया है रिवाइज स्कीम को, एंड इसका उद्देश्य यही है कि 25 स्टूडेंट्स को एनुअली बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। एंड ये जो लोन प्रोवाइड करने वाली यहाँ पर कंपनीज है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इस स्कीम के तहत जो है लोन प्रोवाइड करेंगी। ये होगी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, जो भी एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उसे ये लोन प्रोवाइड करेगी। सो ये था अबाउट मॉडल स्कीम लोन स्कीम। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो कुछ डिफरेंट था, मतलब कि ये मॉडल स्कीम लोन जो हमने पढ़ा ये एक डिफरेंट है, बट हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स को करना है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में तो उसके लिए कितना फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो अलॉकेट किया जाएगा, दैट इज अप टू रुपीज 10 लाख। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अभी हम लोग जब प्रायोरिटी 2 डिस्कस करेंगे तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी 2 की ओर, जो कि आता है अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ओके। सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि पीएम प्रधानमंत्री 5 स्कीम जो है उस पैकेज को इस साल के स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो डिस्कस करते हैं क्या है ये 5 स्कीम एंड इसके इनिशिएटिव। सो प्रधानमंत्री पैकेज ऑफ 5 स्कीम एंड इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर 4.1 करोड़ यूथ ओवर द 5-year पीरियड। सो ये जो प्रधानमंत्री पैकेज है 5 स्कीम्स का, इसका इनिशिएटिव है एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटीज जो है 4.1 करोड़ यूथ को प्रोवाइड की जाए आने वाले 5 सालों में। अब इसमें जो स्कीम ए है वो आता है अबाउट फर्स्ट टाइमर्स। सो फर्स्ट टाइमर्स में क्या आता है, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1 month वेज इन 3 installment टू वर्कर्स हु हैव जॉइन्ड द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। द क्राइटेरिया आर दैट द एम्प्लॉय मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द EPFO एंड मैक्सिमम सैलरी शैल बी रुपीज 1 लाख। द मैक्सिमम बेनिफिट इज रुपीज 15,000। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइमर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है यहाँ पे कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो है वो 1 मंथ का वेज जो है 3 इंस्टॉलमेंट में वर्कर्स को प्रोवाइड करेगी अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्वाइन करता है तो, एंड वो मस्ट बी रजिस्टर्ड होना चाहिए विद EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जहां पे उन्हें मैक्सिमम सैलरी 1 लाख तक का दिया जाएगा एंड जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 15,000 का प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन स्कीम बी की अगर हम लोग बात करें तो जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग आता है। इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर फॉर द EPFO कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सो ये जो जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए क्या बताया गया कि जो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉय को, वो फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो EPFO के कंट्रीब्यूशन के लिए वो वर्क करती है तो। ओके, नेक्स्ट जो है वो स्कीम सी है जिसमें कहा जा रहा है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स टू एनकरेज जॉब क्रिएशन द गवर्नमेंट विल रिएम्बर्स द एम्प्लॉयर ₹3,000 पर मंथ फॉर 2 years टूवर्ड्स देयर EPFO कंट्रीब्यूशन फॉर न्यू एम्प्लॉय दे एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये तीसरा स्कीम जो है वो एम्प्लॉयर को सपोर्ट कर रहा है एंड इसी का यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका उद्देश्य यही है कि जॉब क्रिएशन को एनकरेज करना है। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उस एम्प्लॉयर को 3,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करेगी 2 सालों के लिए। EPFO को जो उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया है एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करके, ओके, सो उसे वो 3,000 रुपये पर मंथ का प्रोवाइड करेगी फॉर दी 2 years एंड इसके लिए कंडीशन ये रखा गया है कि जो न्यू एम्प्लॉय वो अपॉइंट करते हैं उसका सैलरी 1 लाख से ज़्यादा पर मंथ का नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलेगा 3,000 रुपये पर मंथ आने वाले 2 सालों के लिए। नेक्स्ट स्कीम दी अबाउट स्किल डेवलपमेंट। ओके, स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द आउटले ऑफ ₹60,000 करोड़ फॉर स्किलिंग 20 lakh youth to be skilled over a 5-year period. To achieve this target, 1,000 industrial training institute to be upgraded in the hub and spoke arrangements. Okay. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्कीम डी इज अबाउट स्किल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए जो है 60,000 करोड़ रुपीस जो है वो आउटले रखा गया है, जिसके तहत 20 लाख यूथ को क्या किया जाएगा, स्किल किया जाएगा आने वाले 5 सालों के लिए एंड उसी के लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड भी किया जाएगा। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपको बताया था। एंड मॉडल स्किल लोन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये भी अभी रिवाइज कर दिया गया है, ये 7.5 लाख रुपीस कर दिया गया है एंड दिस मेजर इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर एंड इसके तहत जो है 25,000 स्टूडेंट को हर साल का हेल्प होगा। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लास्ट इज अबाउट स्कीम ई, इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज। ओके, तो स्कीम ई में क्या बोला जा रहा है, टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएंगी, ऑफरिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज ओवर द नेक्स्ट 5 years विद द इंटर्नशिप अलाउंस ऑफ ₹5,000 पर मंथ एंड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ ₹6,000 प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू द रियल लाइफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल एनवायरमेंट। द कंपनी विल पे फॉर द ट्रेनिंग एंड द 10% ऑफ द इंटर्नशिप कॉस्ट फॉर देयर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लास्ट जो स्कीम ई 5 पैकेज में जो 5th वाला पैकेज है वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा टॉप कंपनीज में। सो इनका टारगेट यही है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो अराउंड 1 करोड़ यूथ को प्रोवाइड की जाए इन 500 टॉप कंपनीज आने वाले 5 सालों के लिए। इसमें जो इंटर्नशिप अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा वो 5,000 पर मंथ का प्रोवाइड किया जाएगा और एक 1 टाइम असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज अबाउट 6,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इस इंटर्नशिप के दौरान जो है एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एंड इसी के लिए जो कंपनी है वो पे करेगी ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप कॉस्ट 10% का टू देयर CSR फंड। ओके, सो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। एंड इसमें जो एलिजिबल यूथ है दैट इज फ्रॉम 21 to 24 ईयर्स की जो यूथ है वो इसके लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, सो 21 to 24 ईयर्स के जो भी यूथ है वो इसमें इंक्लूड होते हैं इस स्कीम में, स्कीम ई में। ओके, सो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग का जो प्राइम मिनिस्टर का 5 स्कीम का पैकेज जो था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको कंप्लीटली ध्यान में रखना है व्हाट इज इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइमर्स, व्हाट इज इंक्लूडिंग जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि स्कीम बी में क्या है, सपोर्ट टू एम्प्लॉयज में क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज क्या है। ओके, सो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया, कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं भी हम लोग आगे एंड सेकंड प्रायोरिटी को कंप्लीट करते हैं। लास्ट
जो 2 पॉइंट्स उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रायोरिटी 2 में जो है विमेन के लिए जो है हायर पार्टिसिपेशन किया गया है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल एंड क्रेचेस टू बी एस्टैब्लिश विद द इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, विमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज, मार्केट एक्सेस फॉर द वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्राइजेस टू बी प्रमोटेड। सो विमेन्स के लिए भी इस प्रायोरिटी 2 में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्लूड किया गया है। मतलब जो विमेन है उनके लिए हॉस्टल एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जो क्रीचेस है उन्हें भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। उसके बाद जो स्किलिंग प्रोग्राम्स है वो भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे विमेन स्पेसिफिक, एंड मार्केट एक्सेस जो है वो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्राइजेस के लिए और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ओके, next is education loan. Financial support loan up to rupees 10 lakh for the higher education in domestic institutions to be provided to youth who have not been eligible for any other benefit under the government scheme and policies with the interest subvention of rupees 3%. So ये भी अगेन हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। तो एजुकेशन लोन के लिए ऐसा बोला गया है कि हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो 10 लाख रुपए तक का हायर एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में, बट ये उन्हीं यूथ को दिया जाएगा जो कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम या पॉलिसी का बेनिफिट नहीं लेता है, एंड इसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 3% भी रखा गया है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी 2। आई होप आपको अभी तक का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। हमारी 2 प्रायोरिटीज कंप्लीट हो चुकी है, उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मूव टुवर्ड्स दी थर्ड प्रायोरिटी। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल नोड इज टू बी डेवलप्ड अलॉन्ग विद द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल नोड जो है वो डेवलप किया जाएगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ, दैट इज गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडस्ट्रियल नोड एट गया टू बी डेवलप्ड अलोंग विद द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, द पावर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग न्यू 2400 मेगावाट पावर प्लांट एट पीर पैंती टू बी टेकन अप एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 21,400 करोड़ रुपीज। देखिए कुछ पॉइंट्स जो है वो एडिशनल पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज अबाउट दिस क्वेश्चन एंड सेकेंड वन इट इज अबाउट थर्ड प्रायोरिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियल नोड जो बनाया जा रहा है वो गया में बनाया जाएगा, किसके साथ? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड लास्टली जो एक सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने की पॉइंट्स में पढ़ा, ये एक डिफरेंट वन पॉइंट है कि पावर प्रोजेक्ट जो है 24 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो पीर पैंती में जो है बनाया जाएगा, एंड उसी के लिए 21,400 करोड़ रुपीज जो है वो अलॉकेट किए गए हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आर टू बी सेट अप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू एनहांस द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी बैंक ब्रांचेस को जो है सेटअप किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, जिसका उद्देश्य यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। ओके, सो वो है ऑप्शन ए। 100 ब्रांचेस को जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेटअप की जाएगी। सो 100 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मोर देन 100 ब्रांचेस ऐसा अनाउंस किया गया है, ठीक है। सो मोर देन 100 ब्रांचेस को जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेटअप की जाएगी। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज अलोकेटेड फॉर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कितना फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो अलोकेट किया गया है फॉर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपीज। ओके, सो हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपीज जो है वो अलोकेट किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि फाइनेंसिंग फॉर द अर्ली कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गोदावरी नदी के ऊपर जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको जल्द ही पूरा करने के लिए जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस अलोकेट किया गया। सेकंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, रेलवे, रोड, पावर इन Kupparthi node on the Visakhapatnam Chennai industrial corridor and the Ovarkal node on the Hyderabad Bengaluru industrial corridor. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर जो कुप्पर्थी नोड है एंड हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर जो ओवारकल नोड है, इनके ऊपर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पानी हुआ, वाटर हुआ, रेलवे हुआ, रोड हुआ, पावर हुआ, इनको और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए जो है वो फंड्स प्रोवाइड किया गया है। एंड इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या होगा, और भी ज़्यादा
प्रमोशन होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर कोपार्थी नोड है एंड हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर है ओवारकल नोड एंड इसी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने के लिए कुछ फंड्स जो है वो अलोकेट किया गया है। लास्ट पॉइंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट फॉर द बैकवर्ड रीजन ऑफ रायलसीमा, प्रकाशम एंड नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश ऑफ आंध्र एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट प्रोवाइड किया बैकवर्ड रीजन ऑफ रायलसीमा, प्रकाशन एंड नॉर्थ कोस्टल आंध्र एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए। ओके, सो जो भी आंध्र प्रदेश का बैकवर्ड रीजन का जो एरिया उनके लिए ग्रांट प्रोवाइड किया जिसमें इंक्लूड होता है रायलसीमा, प्रकाशन एंड नॉर्थ कोस्टल आंध्र एरिया। ओके, ये था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड उसी के लिए जो 15,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किया गया उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारी थर्ड प्रायोरिटीज। सो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा, अब हम लोग डिटेल में थर्ड प्रायोरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज पूर्वोदया। Purvodaya, a new plan Purvodaya will be launched for the all-round development of the eastern region of the country covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. An industrial node at Gaya will be developed along with the Amritsar-Kolkata industrial corridor. Also support development of road connectivity projects namely Patna-Purnia Expressway, Buxar-Bhagalpur Expressway, Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali और दरभंगा spur and additional 2-lane bridge over a river Ganga at Buxar at a cost of rupees 26,000 crore. Power project including setting up of 2400 megawatt power plant at Pir Panti will be taken up at the cost of rupees 21,400 crore. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. So देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है अबाउट पूर्वोदया में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि नया प्लान पूर्वोदया को लॉन्च किया गया है जो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करवा रहा है ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री का, जिसमें कवर अप होती है आपकी बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कवर अप किया गया है। कंट्री का ये ईस्टर्न रीजन कवर अप करवाता है, मतलब ही उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट की बात आती है। सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कहता है कि इंडस्ट्रियल नोड जो है वो गया में एंड उसी के साथ साथ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो है डेवलप किया जाएगा। उसी के साथ साथ क्या बोला गया कि रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। तो वो कौन से 4 प्रोजेक्ट्स है जिन्हें इसमें इंक्लूड किया गया है वो भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया, राजगीर, वैशाली एंड दरभंगा स्पर एंड एडिशनल 2-lane ब्रिज ओवर द रिवर गंगा एट द बक्सर एंड इन 4 प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ रुपीज जो है वो अलोकेट किए गए हैं। ओके, एंड जैसे पीर पैंती का हमने पॉइंट ऑलरेडी पूर्वोदय में डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि पीर पैंती के लिए जो है वहाँ पे 2400 मेगावाट पावर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा एंड उसी के लिए 21,400 करोड़ रुपीज जो है वो अलोकेट किए गए हैं। ठीक है, सो इस पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है 21,400 करोड़ रुपीज अलोकेट किया गया है एंड ये जो न्यू पावर प्लांट सेटअप होगा ये 2400 मेगावाट का होगा। कहाँ पे होगा, पीर पैंती में होगा। अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। इसी के साथ साथ बोला गया है कि नए एयरपोर्ट्स को, मेडिकल कॉलेजेस को एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, सेकंड की बात करें तो वो आता है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि हम लोगों ने डिटेल में जस्ट डिस्कस किया, वही सारे पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, सो वो आपको ध्यान में रखना है। थर्ड वन इज अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस आर टू बी बिल्ड इन द रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसके तहत 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस को बिल्डअप किया जाएगा, रूरल में भी एंड अर्बन एरिया में भी। सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं तो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना इज अ गवर्नमेंट स्कीम दैट प्रोवाइड्स अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल इन इंडिया। प्रधानमंत्री आवास योजना एम्ड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मिडिल इनकम ग्रुप्स एंड लो इनकम ग्रुप्स। द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 25th of June 2015. The scheme has 2 parts, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अर्बन इज फॉर द अर्बन एरिया एंड ग्रामीण इज फॉर द रूरल एरिया। अर्बन फर्स्ट लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को एंड द नेक्स्ट ईयर नवंबर 16 में रूरल वाला स्कीम भी लॉन्च किया गया। सो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या करती है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मिडिल इनकम ग्रुप या फिर लो इनकम ग्रुप के जो जिस इस ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं उन्हें हाउसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था ये ध्यान में रखना है, विच इज ऑन 25th of June 2015 एंड ये 2 पार्ट्स में जो है ये स्कीम है। फर्स्ट हुआ था अर्बन एरियाज में लॉन्च एंड देन हुआ था
रूरल एरियाज में लॉन्च। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंक्लूड होता है विमेन लेड डेवलपमेंट। सो विमेन के लिए भी कुछ इसमें डिस्कस किया गया, तो जिसमें बताया गया कि मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीज हैज बीन अलोकेटेड इन द बजट फॉर द स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन्स एंड गर्ल्स। सो इसमें ये बताया गया कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जो है विमेन्स को बेनिफिट होने वाली स्कीम्स के लिए जो है अलोकेट किया गया है। जो भी विमेन्स है, गर्ल्स है, उनको फायदा मिले, उन्हीं के लिए जो है 3 लाख करोड़ रुपीज जो है वो अलोकेट किया गया है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, इस स्कीम को न्यूली लॉन्च किया गया है इस साल के बजट में। अ स्कीम विल बी लॉन्च फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल फैमिलीज इन द ट्राइबल मेजॉरिटी विलेज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। द स्कीम विल कवर 16,000 विलेजेस एंड बेनिफिट 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। इट इज न्यूली लॉन्च स्कीम इन दिस बजट, जिसका उद्देश्य यही है कि ट्राइबल फैमिलीज को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करे, एंड इसी के लिए क्या बोला गया है 60,000 विलेजेस को कवर किया जाएगा, जो कि अराउंड 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट करेगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज बैंक ब्रांचेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि हमने डिस्कस किया था। 100 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांचेस विल बी सेटअप इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 जो ब्रांचेस है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सेटअप की जाएंगी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी 3। आई होप आपको कंप्लीटली समझ आएगा। मूव टुवर्ड्स द next question. Next one is what is the enhanced limit of मुद्रा लोन अंडर दी तरुण कैटेगरी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मुद्रा लोन का जो लिमिट है वो एनहांस कर दिया गया है अंडर दी तरुण कैटेगरी। जो मुद्रा लोन दिया जाता है वो डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है। मैं आने वाले जब हम लोग प्रायोरिटी को डिस्कस करेंगे जल्द ही, तब मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी व्हाट इज मुद्रा लोन और उसमें कौन सी कैटेगरीज कवर अप होती है। सो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली अबाउट तरुण कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस साल के बजट में तरुण कैटेगरी की जो लिमिट होती है उसे एनहांस कर दिया गया है। सो वो अभी बढ़कर हो चुकी है 20 लाख रुपीज। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो प्रीवियसली मुद्रा लोन में तरुण कैटेगरी का जो लिमिट हुआ करता था दैट इज 10 लाख रुपीज, बट इस साल के बजट में उसे बढ़ा दिया गया है, जो कि हो चुका है 20 लाख रुपीज। अब ये मुद्रा लोन किन के लिए होता है? ये सपोर्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स को जो सक्सेसफुली अपना प्रीवियस लोन जो है वो रीपे करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग हमारा 4th प्रायोरिटी को डिस्कस करते हैं, विच इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ओके, सबसे पहला पॉइंट है इस प्रायोरिटी में एमएसएमईज को एंड लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को जो है फोकस किया जाएगा इस बजट में, ऐसा अनाउंस किया गया है। सो उसमें ही सबसे पहला पॉइंट आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या बोला जा रहा है? क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो एमएसएमई के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इसी में क्या इंक्लूड किया गया है? क्रेडिट गारंटी स्कीम विदाउट कोलैटरल और थर्ड पार्टी गारंटी इन टर्म loan to MSME for the purchase of machinery and equipment. A self-financing guarantee fund will provide up to 100 crore rupees in the guarantee cover per applicant while the loan amount may be larger. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है विदाउट कोलैटरल, विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी जो है वो टर्म लोन एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द परचेस ऑफ द मशीनरी एंड द इक्विपमेंट्स। सो यहाँ पे जो अमाउंट बताया गया है विच इज 100 करोड़ रुपीज तक का जो है सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, पर एप्लीकेंट को। भलाई लोन अमाउंट भलाई वो ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी है वो कितनी ली जाएंगी? 100 करोड़ रुपीस तक की, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग दिस स्ट्रेच पीरियड। न्यू मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट कंटिन्यूशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई ड्यूरिंग दिस स्ट्रेच पीरियड। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्रेडिट सपोर्ट एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूरिंग देयर स्ट्रेच पीरियड। नेक्स्ट इज मुद्रा लोन, जिसको हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे बोला गया कि मुद्रा लोन में जो तरुण कैटेगरी है उसका जो लोन लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया है 20 लाख रुपीज फ्रॉम द करंट 10 लाख रुपीज। अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द माइक्रो यूनिट सीकिंग लोन हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू शिशु, किशोर एंड तरुण। सो जो मुद्रा लोन होता है ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, शिशु, किशोर एंड तरुण। अंडर द शिशु कैटेगरी द मैक्सिमम लोन अमाउंट इज ₹50,000 while in the Kishore it is more than 50,000 to 5 lakh rupees, and after the announcement of the budget of the Tarun category the loan amount will be more than 5 lakh rupees to 20 lakh rupees for the certain borrowers. Okay, so यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मुद्रा लोन 3 कैटेगरी में दिया जाता है, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु का जो लिमिट होता है विच इज अप टू 50,000 रुपीज, किशोर का जो लिमिट होता है 50,000 to 5 lakh रुपीज, एंड तरुण का हो जाएगा भी 5 lakh to 20 lakh रुपीज। पहले 5 lakh to 10 lakh ही हुआ करता था। नेक्स्ट इज एनहांस स्कोप फॉर द मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स। टर्नओवर थ्रेशोल्ड ऑफ बायर्स फॉर मैंडेटरी
onboarding on the trades platform to be reduced from 500 crore to 250 crore. This measure will bring 222 more CPSEs and 7,000 more companies onto the platform. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ट्रेड प्लेटफॉर्म पे जो मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग है उसके लिए खरीदारों की, बायर्स की जो टर्नओवर की सीमा है उसको 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ जो है वो किया गया है। ये मेजर जो है इस मेजर के वजह से जो है 22 मोर CPSEs को एंड 7,000 मोर कंपनीज को इस प्लेटफॉर्म पे जो है लाया जाएगा। CPSEs क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं SIDBI ब्रांचेस इन MSME क्लस्टर। SIDBI विल ओपन न्यू ब्रांचेस टू एक्सपांड इट्स रीच टू सर्व ऑल मेजर MSME क्लस्टर विद इन 3 years एंड प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट टू देम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? SIDBI ब्रांचेस को जो है वो ओपन किया जाएगा आने वाले 3 सालों में, जो कि डायरेक्टली क्रेडिट सपोर्ट करेगा MSME क्लस्टर्स को। एंड विद द ओपनिंग ऑफ 24 सच ब्रांचेस दिस ईयर, द सर्विस कवरेज विल एक्सपांड टू 168 आउट ऑफ 242 मेजर क्लस्टर। जो 242 मेजर क्लस्टर्स है MSMEs के, उसमें से 168 को जो है कवर अप किया जाएगा अगर इस साल 24 ब्रांचेस को ओपन किया गया तो। ओके, सो इस साल जो है 24 ब्रांचेस SIDBI की ओपन होने वाली है एंड जो सर्विस कवरेज जो है वो एक्सपांड हो जाएगा टू 168 आउट ऑफ द 242 major clusters. Okay, so next one is MSME units for food eradication, quality and safety testing. Financial support to set up a 50 multi-product food eradication units in the MSME sector. Setting up of 100 food quality and safety testing lab with the NABL accreditation will be facilitated. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा, जिसके तहत 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड एराडिकेशन यूनिट्स को MSME सेक्टर में जो है सेटअप किया जाएगा एंड इसी के साथ साथ 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब विद NABL एक्रेडिटेशन को भी सेटअप किया जाएगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। 50 रहेगी मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिकेशन यूनिट एंड 100 रहेगा फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब। ओके, नेक्स्ट वन इज ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स। ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब टू बी सेट अप अंडर द public private partnership mode for MSMEs and traditional artisans to sell their product in international market. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब को सेटअप किया जाएगा अंडर द PPP मोड फॉर द MSMEs एंड द ट्रेडिशनल आर्टिसंस, जिसके तहत वो अपना प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल पार्क। द गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट गवर्नमेंट विल सेट अप और नियर 100 plug and play industrial park. This park will have fully developed infrastructure. So next one is 12 industrial park under the National Industrial Corridor Development Program also be sanctioned. And यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो है अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसे भी सैंक्शन किया जाएगा। ओके, अंडर दिस प्रोग्राम 12 इंडस्ट्रियल पार्क को भी सैंक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिटिकल मिनरल मिशन। द गवर्नमेंट विल लॉन्च अ क्रिटिकल मिनरल मिशन टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकल क्रिटिकल मिनरल्स एंड एक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट ओवरसीज। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए जो है गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है क्रिटिकल मिनरल मिशन को, जिससे क्या होगा? जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, जो क्रिटिकल मिनरल का रिसाइकलिंग है वो होगा एंड ओवरसीज जो क्रिटिकल मिनरल एसेट्स है उसको अक्वायर करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है गवर्नमेंट द्वारा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट point is offshore mining of the minerals. Auction of the first tranche of the offshore block for mining building on the exploration already carried out, and the DPI application is development of the DPI application in the areas of the credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME, service delivery and urban governance. Okay, so development of the DPI application को develop किया जाएगा इन सारे areas में। Okay, so manufacturing के जो important points है, जो Friday 4 था हमारा, वो हम लोग ने भी डिस्कस किया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसमें मोस्टली MSMEs को फोकस किया गया है, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को इसमें फोकस किया गया है। जो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो सारे उनकी जो भी फिगर्स है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कंट्रीब्यूशन विल बी मेड बाय द सेंटर इन द अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years? सो अगले 5 वर्षों के लिए अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2.2 लाख करोड़ रुपीस। सो अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आने वाले 5 वर्षों के लिए सेंटर जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो 2.2 लाख करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करने वाली है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो अभी हमारी आती है नेक्स्ट प्रायोरिटी विच इज अबाउट अर्बन डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज टू इंप्लीमेंट एंड
can finance 14 lakh cities about 30 lakh population. Urban housing under the PM Awas Yojana 2.0, 1 crore houses are to be built for the urban poor and middle class families in the next 5 years. The total investment required for rupees 10 lakh crore, and the center will contribute 2.2 lakh crore in the next 5 years. Street markets, a new scheme to support the development of 100 weekly haats or street food hubs every year for the next 5 years in the selected cities. And water supply and sanitation की अगर बात करें तो उसमें आता है the government in partnership with the state government and the multilateral development banks will promote water supply, sewage treatment and solid waste management treatment for the 100 large cities through bankable projects. So देखिए अर्बन डेवलपमेंट बोला जाए तो ऑल इन ऑल यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है. सो अर्बन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट क्या करिए, स्टेट गवर्नमेंट और मल्टी डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप करिए, जिसके तहत वो वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को क्या कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है 100 लार्ज सिटीज़ में. ठीक है, ये हुआ अब फॉर द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन. स्टेट मार्केट्स के लिए एक न्यू स्कीम जो है वो सपोर्ट करेगी 100 वीकली हार्ट्स को या फिर स्ट्रीट फूड हब्स को हर साल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. ठीक है, द नेक्स्ट इज अर्बन हाउसिंग. अर्बन हाउसिंग की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आता है अंडर पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ हाउसेज जो है वो बिल्ड किए जाएंगे फॉर द अर्बन पुअर एंड फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज इन द फॉर द अपकमिंग 5 ईयर्स. एंड इसी के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो लगेगा विच इज 10 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन इसमें सेंट्रल जो कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली है दैट इज 2.2 लाख करोड़ रुपीस फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट ईयर. ओके, एंड ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जिस भी सिटी का 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उन 14 सिटीज़ में जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स को एंड उसकी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड उसी के लिए फाइनेंस किया जा रहा है. सो इट इज़ ऑल अबाउट अर्बन डेवलपमेंट. आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. स्ट्रीट मार्केट्स के लिए 100 वीकली हाट्स और स्ट्रीट फूड हब्स को डेवलप किया जाएगा, जिससे स्ट्रीट मार्केट को क्या कर रहे हैं ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं आने वाले 5 सालों के लिए. सो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर वाली चीज़ें वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, उन्हीं से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज प्रोजेक्ट. यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सी पॉलिसी है जिसे फॉर्मुलेट किया जाएगा फॉर द इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज प्रोजेक्ट, दैट इज पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है, सो पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी को जो है बनाया जाएगा फॉर द इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज प्रोजेक्ट. ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. द गवर्नमेंट प्लान्स टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर द प्रमोटिंग पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज विच विल हेल्प इन मैनेजिंग पिक लोड्स एंड एनकरेजिंग एनर्जी सिक्योरिटी. ओके, सो यहाँ पे ध्यान में रखना है इस पॉलिसी का नाम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए इसे बनाया जाएगा, जो कि हेल्प करेगा पिक लोड्स को मैनेज करने के लिए एंड एनर्जी सिक्योरिटी को वो एंश्योर करेगा. ओके, नेक्स्ट प्रायोरिटीज इज एनर्जी सिक्योरिटी, प्रायोरिटी नंबर 6. सो जो कि कंप्लीटली इट इज ऑल अबाउट एनर्जी के बारे में. सो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन. पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज टू बैलेंस द इम्पेरेटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी टू बी ब्रॉट आउट. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. The Finance Minister announced the Prime Minister's Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which aims to install rooftop solar plants to provide a 1 crore household with up to 300 units of free electricity each month. The scheme has generated remarkable response with more than over 1.2 crore registration and 14 lakh applications. Pump storage policy, the policy for the promoting pump storage project for electricity storage to be brought out. Next is research and development of small and modular nuclear reactors. The government in partnership with the private sector will set up a Bharat small nuclear reactor. The government will collaborate with the private sector for the research and development of the Bharat small modular nuclear reactor. Advanced ultra super critical thermal power plant, joint venture proposed between NTPC and BHEL to set up a full scale 800 megawatt commercial plant using a advanced ultra super critical technology and roadmap for
hard to abate industries, appropriate regulation for transit of hard to abate industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode to be put in a place। देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये कंप्लीटली जो एडवांसमेंट लाएगा ये एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके, सो ये एक रूफटॉप सोलर योजना है जो एक टारगेट कर रही है 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने जो है अप टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये प्रोवाइड करेगी। इसका उद्देश्य यही है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए हर घर में रूफटॉप सोलर पैनल को लगा के। ओके, सो ये जो योजना लॉन्च हुई थी ये 15 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ है। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। ओके, सो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने आपको बताया पंप स्टोरेज पॉलिसी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए लाया जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज अबाउट गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिसके तहत मिलकर वो भारत स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या करेगा, सेटअप करेगा। ओके, एंड गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करेगा भारत स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर पे, ठीक है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की यहाँ पे बात की जा रही है। सो जॉइंट वेंचर जो है वो प्रपोज किया गया है बिटवीन एनटीपीसी एंड भेल, जिसके तहत वो 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट जो है वो सेटअप करेगा और जिसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी दैट इज AUSC टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। सो इट इज ऑल अबाउट एनर्जी सेक्टर। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। What is the total capital expenditure allocated for the infrastructure investment by the central government? Very important question। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अलोकेट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज इन ऑप्शन बी 11,11,111 करोड़ रुपीस जो है वो अलोकेट किए गए हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, विच इज 3.4% ऑफ GDP। इसका उद्देश्य यही है कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट? अगेन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वन है, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को, ये पूछा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज रुपीज 1.5 लाख करोड़ रुपीस। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, प्रोविजन ऑफ 1.5 लाख करोड़ फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट देयर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी रूरल हैबिटेशंस आर टारगेटेड फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 टू एनहांस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कितने रूरल हैबिटेशंस को टारगेट किया जा रहा है अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4, जिसके तहत रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड कनेक्टिविटी को एनहांस किया जाएगा। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 25,000 जो है टोटल रूरल हैबिटेशंस को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। लॉन्च ऑफ फेज 4 ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशंस टू एनहांस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान अंडर द टूरिज्म प्रायोरिटी? सो अंडर द टूरिज्म प्रायोरिटी कितने टेम्पल्स को जो है यहाँ पे उनके लिए एक डेवलपमेंट प्लान जो है अनाउंस किया है? सो वो रहेगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नॉट ऑप्शन बी। ऑप्शन ए रहेगा विष्णुपद, महाबोधि एंड राजगीर। ओके, विच इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एंड राजगीर टू प्रमोट टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज। टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा करने के लिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा विष्णुपद, महाबोधि एंड राजगीर टेम्पल में। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रायोरिटी नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा अलॉकेट किया है, विच इज़ 11,11,111 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किया है, विच इज़ ऑफ 3.4% ऑफ GDP। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो कि हमने क्वेश्चन के फॉर्म में देखा है। इस प्रायोरिटी से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट द स्टेट गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कितना अलॉकेट करी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड रुपीज 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 25,000 रूरल हैबिटेशंस का जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी को एनहांस किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4। नेक्स्ट इज इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 11,500 करोड़ टू प्रोजेक्ट सच एज कोसी मिशी इंट्रास्टेट link and other schemes in Bihar. The government to provide assistance to Assam, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim for flood, landslides and other related projects. Tourism, comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor in Gaya, Mahabodhi Temple Corridor in Bodh Gaya and Rajgir in Bodh Gaya. The assistance for development of the temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches of Odisha. So यहाँ पे इरिगेशन की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो 11,500 दिया जाएगा कोशीमिशी इंट्रास्टेट लिंक के लिए एंड अदर स्कीम्स जो भी बिहार के लिए उसके लिए। एंड गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम के लिए फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड अदर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, देन बात करते हैं टूरिज्म की, तो टूरिज्म में विष्णुपद टेम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, महाबोधि टेम्पल एंड राजगीर टेम्पल जो है ये बोध गया में है, तो इनके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए जो है वो पैसा लगाया जाएगा। एंड असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल, मॉन्यूमेंट, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल लैंडस्केप्स एंड प्रिस्टाइन बीचेस ऑफ द उड़ीसा के लिए भी जो है इन सारी जो उड़ीसा के ये टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्टमैनशिप है उसके लिए भी असिस्टेंस जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की थी। ये योजना जो है दिसंबर 25, 2000 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इस स्कीम के तहत जो है रोड कनेक्टिविटी को जो है वो एनहांस किया जाता है टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशन इन द रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज का जो भी कनेक्शन रोड कनेक्टिविटी नहीं होता है तो इसका ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जो है इस स्कीम के थ्रू जो है वो बढ़ाया जाता है और वो कनेक्टिविटी जो है वो रूरल एरिया से कनेक्टिविटी जो है वो एनहांस की जाती है। सो ये वो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए ये हमारा था प्रायोरिटी 7 इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने रहेंगे। ओके, बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनेंसिंग पूल फॉर द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के लिए कितना पैसा जो है वो अनाउंस किया, फाइनेंशियल पूल बोले तो वही कितना पैसा अनाउंस किया गया है, दैट इज 1 लाख करोड़। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द फाइनेंशियल पूल फॉर द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड इज 1 लाख करोड़ रुपीज टू सपोर्ट अ बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इज अलोकेटेड फॉर द एक्सपांडिंग द स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए कितना वेंचर कैपिटल फंड जो अलोकेट किया जाएगा, दैट इज रुपीज 1000 करोड़। ओके, वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ is to be set up for expanding the space economy by 5 times in the upcoming next 10 years. So आने वाले 10 सालों के लिए हमारा स्पेस इकोनॉमी में 5 टाइम्स ग्रोथ हो, उसके लिए 1000 करोड़ रुपीस जो है वो अलॉकेट किए गए हैं। ओके, सो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी देखते हैं विच इज प्रायोरिटी 8 इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विच इज वेरी शॉर्ट। R&D एंड स्पेस इकोनॉमीज में कवर अप हो रहा है, जिसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने कवर अप करवाए। एक अनुसंधान रिसर्च फंड जो है इसे डेवलप किया जाएगा एंड इसी के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस जो है वो अलॉकेट किए गए हैं। एंड स्पेस इकोनॉमी जो है इसके लिए भी 1000 करोड़ रुपीस जो है वो अलॉकेट किए गए। एक वेंचर कैपिटल फंड को यहाँ पे एक्स्टैब्लिश किया जाएगा जिससे स्पेस इकोनॉमी जो है वो एक्सपांड होगी बाय 5 टाइम्स इन द फॉर द अपकमिंग 10 ईयर्स। ओके, आने वाले 10 सालों में हमारी स्पेस इकोनॉमी में 5 गुना जो है वो एक्सपांड होगी एंड उसी के लिए 1000 करोड़ रुपये जो है वो लगाया जाएगा वेंचर कैपिटल फंड में। ठीक है,
सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी 8। अभी हमारी प्रायोरिटी 9 ऑन दी लास्ट प्रायोरिटी बची है। आप सभी को पता है इस साल के बजट में जो है वो फोकस था टूवर्ड्स दी 9 प्रायोरिटी, जिसमें से 8 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप अभी तक का सेशन आपको कंप्लीटली समझ आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, तो आप लोगों को ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल बटन को भी प्रेस करना है, ताकि अपकमिंग जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है वो आपसे स्किप ना हो एंड वो आप रेगुलरली देख सको। सो कंटिन्यू करते हैं सेशन को एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अभी आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द ऑल लैंड प्रपोज्ड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अंडर द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो बनाया गया है, उसका नाम क्या है, जिसके तहत सारी जो भी अलग अलग लैंड्स है उसकी पहचान की जाएगी। सो उसका नाम है भू आधार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग initiative is to connect job aspirants with the potential employers and skill providers। so यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो कि जॉब एस्पायरेंट्स को कनेक्ट करेगा with the potential employers and skill providers, that is e-shram portal। option B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। e-shram portal is designed to connect a job aspirants with a potential employer and skill provider facilitating job matching and skill development। ओके, सो ये एक न्यू इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है e-shram portal, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी 9 विच इज आवर लास्ट प्रायोरिटी, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। सो देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज रूरल लैंड रिलेटेड एक्शन। सो रूरल लैंड जो है उससे रिलेटेड कुछ एक्शंस जो है वो इंक्लूड की गई है, जिसमें सबसे पहली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार फॉर ऑल दी लैंड्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो यहाँ पे आपको यूएलपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सारी लैंड्स की पहचान के लिए एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो बनाया गया है, जिसे भू आधार भी कहा जाएगा। ओके, देन है डिजिटाइजेशन ऑफ द कैडेस्ट्रल maps, survey of map division as per the current ownership, establishment of the land registry and fifth one is linking to the farmer registry। so ये 5 जो एक्शन लिए गए रूरल लैंड के लिए, ये ध्यान में रखना है। ओके, ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी एक्शन जो है वो ली नहीं गई है, तो ये 5 एक्शंस आपको ध्यान में रखनी रहेगी। नेक्स्ट वन इज अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन। अर्बन लैंड के लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि लैंड रिकॉर्ड इन द अर्बन एरिया टू बी डिजिटाइज विद द जीआईएस मैपिंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्बन एरियाज की लैंड का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज किया जाएगा विद द जीआईएस मैपिंग। देन है लेबर रिलेटेड रिफॉर्म। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है द गवर्नमेंट विल एनहांस द सर्विसेज फॉर द लेबर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग बाय इंटीग्रेटिंग द ई-श्रम पोर्टल विद द अदर प्लेटफॉर्म फॉर अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो ई-श्रम पोर्टल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो गवर्नमेंट ने जो है लेबर के लिए सर्विसेज जो है और भी ज़्यादा एनहांस की है, जो भी अनएम्प्लॉयड है उनके लिए सर्विसेज एनहांस की है, तो वो ई-श्रम पोर्टल के तहत जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। द रूल्स फॉर द foreign direct investment and the overseas investment will be simplified to facilitate foreign investment, priorities key areas and promote opportunities for using the Indian rupees for overseas investment. And last is NPS Vatsalya. A new plan called NPS Vatsalya will allow a parents and guardian to contribute on the behalf of minors. When the child attain the age of 18, the plan can be seamlessly converted into regular NPS account. So NPS Vatsalya जो है ये एक न्यूली लॉन्च किया गया न्यू प्लान है, जिसमें पेरेंट्स और गार्डियंस वो ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर, अगर बच्चा जो है वो 18 साल से छोटा है तो उसके बिहाफ में उसके पेरेंट्स या फिर जो भी उसका करता धरता है वो इस अपना एनपीएस अकाउंट जो है वो ओपन कर सकता है। ओके, सो माइनर के बिहाफ पे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे का अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। जब चिल्ड्रन 18 ईयर्स के ऊपर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एनपीएस रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये न्यूली लॉन्च किया गया है इस नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म प्रायोरिटी 9 में। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है इसे सिंप्लीफाइड किया गया है टू प्रमोट इंडियन रुपीज़ इन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारी सारी प्रायोरिटीज़ कंप्लीट होती है। कुछ इनमें हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ हम लोगों ने डिटेल में जो भी पॉइंट्स है उसे डिस्कस किया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोग IBPS RRB PO या फिर RRB क्लर्क में पढ़ रहे हो तो आप सभी को पता है कि उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है। RB के एग्जामिनेशन में भी कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है। सो आप सभी को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन करना है
तो आप इस सुपर MCQ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डिटेल में कंप्यूटर अवेयरनेस को एक्सप्लेन किया गया है। काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रहेगा आपकी आने वाली अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है। तो ये कोर्स ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा, ये आपको डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर दिला के लाके देगा। और एक आपको पता है, एक सेक्शन अगर आप अच्छी तरीके से स्कोर करते हो तो ऑल इन ऑल आपका सिलेक्शन की और जो है वो रास्ता और भी ज़्यादा क्लियर होता है। सो कंप्यूटर अवेयरनेस में आप डेफिनेटली फुल मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ आपका प्रिपरेशन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। आपको सर के पढ़ाए हुए सारे सेशंस देखने हैं, जो कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है वो इसे ज्वाइन करना है प्रॉपरली, ईच एंड एवरी सेशंस वो कोर्स का आपको गो थ्रू करना है। आफ्टर दैट डेफिनेटली मैं आपको अश्योरिटी से कह सकती हूँ एक अच्छा स्कोर आप कंप्यूटर अवेयरनेस में ला सकते हो। सो आपको अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो क्या करना है, कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को सबसे पहले तो क्या करना है, डाउनलोड करना है। देन आप पेड कोर्स की टैब से जो है कंप्यूटर अवेयरनेस के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, आप सभी को एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट आती है, जब भी मैं आपको कोई सेशन प्रोवाइड करती हूँ तो इसकी ई बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। काफ़ी बार स्टूडेंट कमेंट्स में ये चीज़ देखते हैं कि मैम हमें ये ई बुक कहाँ से मिलेगी। आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी मैं आपको कोई भी ई बुक या फिर कोई भी कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ तो वो आपको हमारे वेबसाइट पे एंड कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड आफ्टर दैट आप ई बुक के सेक्शन से ई बुक को गो थ्रू कर सकते हो, कोर्सेज के सेक्शन से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, मैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप प्ले स्टोर में जाके कैपिट्यूड सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अभी तक का ये जो था ना, ये बजट का पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 जो है इट इज़ अबाउट इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, जो भी है इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आने वाले, तो सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर ड्रग आर फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन से कैंसर ड्रग्स को फुल्ली एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेस्टोजुमैब डेरेस्टेकिन, ओसिमेर्टिनिब एंड डुर्वालुमैब। ये है वो मेडिसिन 3 जिनकी कस्टम ड्यूटी जो है फुल्ली एग्जम कर दी गई है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यूली रिड्यूस्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूटी, गोल्ड एंड सिल्वर पे का जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो न्यूली रिड्यूस किया गया है। तो वो कितना हो चुका है अभी, दैट इज इन ऑप्शन ई 6%। जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड एंड सिल्वर का वो रिड्यूस हो चुका है, अब वो लगेगा 6% टू प्रमोट द इम्पोर्ट ऑफ दिस प्रीशियस मेटल। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यूली इंक्रीज बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन अमोनियम नाइट्रेट। अगेन अमोनियम नाइट्रेट का जो कस्टम ड्यूटी है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का जो कस्टम ड्यूटी है वो कितना इंक्रीज हुआ है और पहले कितना था ये भी ध्यान में रखना है। एंड एक और चीज आपको पूछना चाहूंगी, आप मुझे बताइए कि पहले गोल्ड एंड सिल्वर पे कितना कस्टम ड्यूटी लगता था, क्योंकि अभी तो वो रिड्यूस हो चुका है। करेक्ट, रिड्यूस हो गया भी 6% हो गया, तो प्रीवियसली कितना लगता था ये जरूर पढ़कर जाइएगा एंड इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, तो प्रीवियसली जो लगता था दैट इज 7.5%। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है वो बढ़ चुका है टू 10% टू रेगुलेट इट्स इंपोर्ट एंड यूज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन्स, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असेंबली एंड मोबाइल चार्जर्स आफ्टर द रिडक्शन। अगेन यहाँ पे ध्यान में रखना है मोबाइल फोन्स के ऊपर, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर एंड मोबाइल चार्जर्स के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, रिड्यूस हुआ है, तो वो कितना हो चुका है 15%। ओके, अगेन यहाँ पे पहले बताना है मुझे कि प्रीवियसली कितना लगता था। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यू नेवर नो, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पहले कितना लगता था एंड अभी कितना लग रहा है। ओके, मैं आपको ई बुक में जो है सारा डेटा डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। आप इसका भी ई बुक जो है वो अगेन एप्लीकेशन से ग्रो थ्रू कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एंड रिविजन कर सकते हो। ओके, सो मैं ये जो क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ इसके आंसर मैं आपको ई बुक में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, ये जो की पॉइंट्स है इसमें ऐड हो जाएगा। सो प्रीवियसली कितना लगता था जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी जो रिड्यूस होकर लगेगा 15% लगेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द न्यूली इंक्रीज कस्टम ड्यूटी ऑन पीवीसी फ्लेक्स बैनर। सो पीवीसी फ्लेक्स बैनर के ऊपर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हुआ है। ओके, सो वो कितना हुआ है 25%। प्रीवियसली कितना लगता था 10% लगता था, अब कितना लगेगा 25%। ओके, नेक्स्ट
सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एविएशन बोट एंड शिप एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहाउल टाइम पीरियड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फॉर द रिपेयर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 मंथ टू डैश। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ईयर। फॉर द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एविएशन बोट एंड शिप एमआरओ जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, 6 मंथ से 1 ईयर कर दिया गया है। सो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिपेयर्स के लिए जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। सो फ्रॉम 6 मंथ्स टू अभी जो इंक्रीज होके हो चुका है विच इज 1 ईयर। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड एडिशनली एक और चीज उन्होंने अनाउंस की, द टाइम लिमिट फॉर द री इंपोर्ट ऑफ द गुड्स फॉर द रिपेयर्स अंडर वारंटी एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 to 5 years। सो जो टाइम लिमिट है री इंपोर्ट ऑफ द गुड्स का रिपेयर्स के, उनका अंडर वारंटी भी एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 3 से 5 years कर दिया गया है। ओके, सो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं आगे विच इज़ अबाउट स्पेसिफिक सेक्टर कस्टम ड्यूटी प्रपोजल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने काफ़ी कस्टम ड्यूटीज़ के क्वेश्चन देखे, कहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने मिला है, कहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी डिक्रीज देखने मिली है। ठीक है, कुछ मेडिसिन के ऊपर एग्जाम फ्री कर दिया गया है। सो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा। आप लोगों ने देखा होगा मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट में 3 कैंसर की जो मेडिसिन है उनका फुल्ली एग्जाम टू ने कर दिया गया, उनके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट मोबाइल फोन्स का हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रेशियस मेटल मतलब कि गोल्ड सिल्वर का डिस्कस किया जिसका कस्टम ड्यूटी 6% रिड्यूस हो चुका है एंड प्लैटिनम का भी रिड्यूस होकर हो चुका है 6.4%। ओके, अदर मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फेरेरो निकेल एंड ब्लिस्टर कॉपर का बीसीडी रिमूव कर दिया गया है, फेरेशियस स्क्रैप एंड निकेल कैथोड का भी बीसीडी रिमूव कर दिया गया है एंड कंसेशनल मतलब कि कॉपर स्क्रैप का बीसीडी जो है वो कम हो चुका है, मतलब कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है रिड्यूस हुआ विच इज 2.5%। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो बीसीडी रिमूव सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड ऑक्सीजन फ्री कॉपर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द रेजिस्टर्स। केमिकल्स एंड पेट्रोलियम्स की अगर हम लोग बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फ्लेक्स बैनर का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। करेक्ट, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगेन इस स्लाइड्स पे भी आप लोगों को कस्टम ड्यूटीज के कुछ प्रपोजल लिए गए दिख रहे हैं, आप ये सारे एक बार रिवाइज कर सकते हो, मैंने आपको दे दिए हैं। आप ई बुक में भी रिवाइज कर सकते हो और वीडियो पॉज करके भी एक बार पढ़ सकते हो। सो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन ऑलरेडी डिस्कस किया, क्रिटिकल मिनरल, सोलर एनर्जी, मराइन प्रोडक्ट एंड लेदर एंड टेक्सटाइल पे क्या चेंजेस देखने मिले वो एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोवाइड अ टैक्स रिलीफ टू इन्वेस्टर्स, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एग्जम्पशन लिमिट ऑफ कैपिटल गेन ऑन द सर्टेन फाइनेंशियल एसेट। सो इन्वेस्टर को टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट को इंक्रीज किया गया है। जो भी फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है उसके कैपिटल गेन का लिमिट जो है इंक्रीज हो चुका है, तो 1.25 लाख पर ईयर तक का जो लिमिट रहेगा, कैपिटल गेन जो रहेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन में इमेजेस डाली है, तो आप इमेजेस से भी काफी सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट के ऊपर 20% टैक्स रेट लगता है, वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो है 12.5% टैक्स रेट रखता है ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, एंड आपको ये क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर जो भी कैपिटल गेन होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसका एग्जम्पशन लिमिट पर ईयर का इंक्रीज होके 1.25 लाख पर ईयर हो चुका है। ओके, सो इतना अमाउंट अगर प्रॉफिट आता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, इस ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, What is the new tax rate on the short term capital gain on the certain financial asset? ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रहेगा न्यू टैक्स रेट विच इज 20%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगेगा 12.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द न्यूली रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर द फॉरेन कंपनीज टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नया जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट रिड्यूस हुआ है न्यूली, वो आपको पूछा जा रहा है फॉर द फॉरेन कंपनीज टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज 35%। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट हुआ करता था फॉरेन कंपनीज का वो रिड्यूस हुआ है, प्रीवियसली हुआ करता था 40%, नाउ इट इज रिड्यूस टू 35%। ओके, इसी के साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि सारे क्लासेस के इन्वेस्टर्स के लिए जो एंजल टैक्स होता था वो भी अबॉलिश कर दिया गया है, ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। एंड रिमेनिंग सारे पॉइंट जो आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एनपीएस इंक्रीज फ्रॉम 10 to डैश। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो
एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, इसमें एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो अपने सैलरी का 10% हुआ करता था। ओके, अब उसे इंक्रीज कर दिया गया है। अब एम्प्लॉय की जितनी सैलरी रहेगी उसका 14% जो है वो एनपीएस अकाउंट में जाएगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो एनपीएस का जो अमाउंट है, डिडक्शन का अमाउंट, वो इंक्रीज हो चुका है, वो 10% से अभी 14% हो चुका है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान होता है, ठीक है। सो 10 to 14% हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉलोइंग टैक्स लेवी इज विथड्रॉ इन द फाइनेंस बिल 2024-25 टू सिंप्लीफाई द टैक्स रिजिम एंड प्रमोट डिजिटल बिजनेसेस। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा टैक्स है जो कि विड्रॉल किया गया है इस साल के फाइनेंस बिल में, जिसका उद्देश्य यही है कि टैक्स रिजिम को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सके एंड डिजिटल बिजनेस को प्रमोट कर सके। दैट इज इक्विलाइजेशन लेवी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द इक्विलाइजेशन लेवी ऑफ 2% इज विड्रॉन टू सिंप्लीफाई द टैक्स रिजिम एंड प्रमोट डिजिटल बिजनेसेस। सो ये जो इक्विलाइजेशन लेवी इसका 2% जो है वो डिडक्ट होता था, ये विड्रॉल कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर द न्यू टैक्स रिजिम व्हाट इज न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द सैलरीड एम्प्लॉय। सो न्यू सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो टैक्स डिडक्शन है वो कितना है? दैट इज 75,000। अंडर द न्यू टैक्स रिजीम द न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द सैलरीड एम्प्लॉयड इज ₹75,000। ठीक है, प्रीवियसली कितना होता था? वो 50,000 होता था स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कर सकते हैं? 75,000 का कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द न्यू टैक्स रिजीम हाउ मच डिडक्शन इज अलाउड फॉर द फैमिली पेंशनर्स। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए था। अभी यहाँ पे बात की जा रही है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा वो फैमिली पेंशनर्स को कितना दिया जाएगा मैक्सिमम, विच इज 25,000। प्रीवियसली वो कितना होता था? 15,000, बट अब वो इंक्रीज होकर कितना हो चुका है? 25,000। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर फॉर द इनकम टैक्स बिटवीन 3 to 7 लाख रुपीज। सो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर जो रिवाइज हुआ है उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो 3 to 7 लाख रुपीज पे कितना टैक्स रेट जो है, कितना टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो लॉकेट किया गया, विच इज ऑप्शन डी 5%। यहाँ पे मैंने दो फॉर्मेट्स में रखा है, एक इमेज फॉर्मेट में, एक टेबल फॉर्मेट में, आप ध्यान में रख सकते हो। 0 to 3 लाख रुपीज तक के इनकम स्लैब पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 to 7 लाख का अगर इनकम स्लैब में अगर आप आते हो तो उस पर 5% लगेगा, 7 to 10 पे 10% लगेगा, 10 to 12 लाख पे 15% लगेगा, 12 to 15 लाख पे 20% लगेगा एंड अबाउट 15 लाख के ऊपर 30% का जो है टैक्स जो है वो लगेगा। ओके, सो ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको 3 to 7 लाख रुपीस पूछा, आपको 7 to 10 भी पूछा जा सकता है। ओके, सो उस पर 10% लगेगा एंड सो ऑन। सो ये टैक्स रेट अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट 24-25। सो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 48.2 लाख करोड़ रुपीस। सो बजट एस्टिमेट्स को एक बार देख लेते हैं क्विकली। टोटल रिसिट्स अदर देन बोरोइंग जो कि है 32.07 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, टोटल रिसिट्स अदर देन बोरोइंग, जिसमें आता है आपका रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। तो रेवेन्यू रिसिट जो था विच इज 31.2 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन डेट कैपिटल रिसिट, जिसमें आता है 78,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, सो जो टोटल रिसिट जो बना है अदर देन बोरोइंग्स विच इज 32.07 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें आता है रेवेन्यू रिसिट विच इज 31.2 लाख करोड़ रुपीस एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिट विच इज 78,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट किया गया था 24-25 का विच इज 48,20,512 करोड़ रुपीस। ओके, दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 8.5% ओवर द एक्चुअल ऑफ 23-24। ठीक है, 23-24 से अगर कंपेयर करें तो 8.5% इंक्रीज्ड है। इसमें आता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 37.09 लाख करोड़ विच इज अबाउट 11.4% ऑफ जीडीपी एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर is 11,11,111 crore which is 3.4% of GDP. This also include 1,50,000 crore of financial assistance to the state for the capital expenditure. Okay, so हम लोगों ने दो चीजें देखी,
First one is total receipt other than borrowing, which is 32.07 lakh crore, and total expenditure is 48,20,512 crore rupees, जिसमें आपका आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका भी अमाउंट है एंड वो जीडीपी की कितना परसेंट है ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन इज नेट टैक्स रिसीट विच इज 25.83 लाख करोड़. ठीक है, नेट टैक्स रिसीट में कितना है अमाउंट है 25.83 लाख करोड़. देन आता है आपका ग्रॉस एंड नेट बोरोइंग्स, मार्केट बोरोइंग्स आर एस्टिमेटेड एट 14.101 लाख करोड़ एंड 11.63 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली. तो आपका ग्रॉस बोरोइंग जो है एस्टिमेट किया गया था विच इज 14.01 लाख करोड़ एंड नेट बोरोइंग इज 11.63 लाख करोड़. देन फिस्कल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4.9% ऑफ द जीडीपी. द गवर्नमेंट एम टू रीच द डेफिसिट बिलो 4.5% नेक्स्ट ईयर. गवर्नमेंट ऐसा एम करिए कि वो नेक्स्ट ईयर तक 4.5 से नीचे का जो है फिस्कल डेफिसिट को वो एक्सपेक्ट कर रही है. इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू बी लो स्टेबल मूविंग टुवर्ड्स दी 4% टारगेट एंड कोर इन्फ्लेशन नॉन फूड और नॉन फ्यूल पे 3.5%. ये गवर्नमेंट ने जो है टारगेट किया है. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो बजट एस्टिमेट्स देखे आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. सारी अमाउंट्स अच्छी तरीके से, जो भी फिगर्स हम लोगों ने डिस्कस की वो ध्यान में रखना है. हमें यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर पूछा गया था विच इज 48.21 लाख करोड़. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है, जो एसेट में लगाती है, उसे कहेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट एंड सो ऑन. और अगर हम लोग वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जहां पे सब्सिडीज के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो पैसा अलोकेट किया जाता है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, सो ऑल इन ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एसेट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि जो लाइबिलिटीज जैसा होता है, जो सब्सिडीज के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए जो है वो पैसा अलोकेट किया जाता है. ओके, सो ये होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों मिला के जो है विच इज 48.2 लाख करोड़ रुपीज एस्टिमेट किया गया था फॉर दिस ईयर का बजट. ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल अलोकेशन फॉर द डिफेंस सेक्टर इन द यूनियन बजट 24-25. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो है डिफरेंट अमाउंट जो है अलोकेट किया जाता है. सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डिफेंस सेक्टर में इस साल के बजट में कितना पैसा अलोकेट किया गया है विच इज 4,54,773 लाख करोड़ रुपीज. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.54 लाख करोड़ रुपीज. यहाँ पे ऑप्शन बी है लेकिन 1.52 लाख करोड़ रुपीज है. आपको ये कंसिडर करना है कि डिफेंस का जो है वो 4.54 है. ओके, यहाँ पे ये समझ लेना है कि डिफेंस सेक्टर 4.54 लाख करोड़ रुपीज इसके लिए अलोकेट किए गए. इसी तरह आप देख सकते हो रूरल डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का, होम अफेयर का, एजुकेशन का, आईटी टेलीकॉम का, हेल्थ का, एनर्जी, सोशल वेलफेयर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का. नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए एक टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हो. इस टेबल में सारी मिनिस्ट्रीज के लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया है वो अच्छी तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, सो एक बार ये आप सारा अमाउंट जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज, सो ये जो भी अमाउंट है आप बहुत बड़ी नहीं ध्यान में रख सकते हो तो आप 2 to 3 फिगर्स में पॉइंट में ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द अलोकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फॉर द ईयर 24-25. अब यहाँ पे क्या किया, अलग अलग स्कीम के लिए भी पैसा अलोकेट करती है सरकार. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि डेवलपमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फॉर द ईयर 24-25 कितना पैसा जो है वो अलोकेट किया गया विच इज 3,000 करोड़ रुपीज. सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. आप यहाँ पे सारी स्कीम देख सकते हो. मनरेगा का 2023 में कितना था, 2024 में कितना है. ठीक है, तो 24 में 60,000 करोड़. ओके, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट 840 करोड़, न्यूक्लियर एंड पावर प्रोजेक्ट्स 442 करोड़, पीएलआई फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1200 करोड़, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 4,970 करोड़, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3,000 करोड़, लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर द आइडिया स्कीम 3,849 करोड़ एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट एलपीजी के लिए 180 करोड़ रुपीज. तो ये अलग अलग स्कीम्स में अलोकेट किया गया पैसा है. यहाँ पे 23-24 का भी है एंड 24-25 का भी है. ओके, सो ये भी अगेन जो भी नंबर्स है वो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना रहेगा. नेक्स्ट वन इज इन द रिसेंटली हेल्ड यूनियन बजट द अलोकेशन टू मनरेगा स्कीम फॉर द ईयर 24-25 इज अलोकेटेड रुपीज 86,000 करोड़ रुपीज. हियर जी इन मनरेगा स्टैंड्स फॉर व्हाट. ओके, देखिए अब सारी चीजें बता दी गई है. यहाँ पे 2024-25 के लिए जो मनरेगा के लिए अमाउंट अलोकेट किया गया विच इज 86,000 करोड़ रुपीज. सो यहाँ पे आपको जी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है. व्हाट इज जी स्टैंड्स फॉर? जी स्टैंड्स फॉर गारंटी. मनरेगा स्कीम का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. तो जी स्टैंड फॉर व्हाट? गारंटीज. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, बढ़ते आगे. नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को पता है बजट होता है, उसमें ये डिस्कशन किया जाता है कि पैसा जो हमें आता है वो कहाँ कहाँ से आता है. ठीक है, सो रुपीज कम फ्रॉम
इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम्स, नॉन डेट कैपिटल रिसिट, नॉन डेट रिसिट, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। सो ये सारी चीज़ों से जो पैसा है वो आता है। तो पर्टिकुलर सेक्टर से कितना परसेंटेज ऑफ पैसा आया ये यहाँ पे दिया हुआ है। इनकम टैक्स से 19% आया है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आया है, जीएसटी से 18% आया है, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, कस्टम से 4%, ओके एंड सो ऑन। सो सबसे ज़्यादा जो पैसा हमें आता है वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आता है विच इज 27%। सो ये परसेंटेज उनके अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स का आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह जो हमारा पैसा जाता है हमारे से वो कौन से सेक्टर्स में जाता है। सो सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। जिस तरीके से आपने देखा हम लोग बोरोइंग्स काफ़ी सारे लेते हैं, इंटरनेशनली एडीबी से लोन लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, हम लोग ये सारी न्यूज़ देखते हैं। सो ये बोलते हैं बोरोइंग्स, जहाँ से हम लोग पैसा लेते हैं। लेकिन जब हमें पैसा इनफैक्ट देना भी होता है तो सबसे ज़्यादा हमारा जो पैसा जाता है जो कि 19% जा रहा है, जो अनाउंस किया गया है, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। नेक्स्ट 16% जो कि जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होती है उसके ऊपर जा रहा है। देन सब्सिडीज पे 6%, डिफेंस पे 8%, स्टेट्स शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज पे 21% है। सॉरी, मैंने आप सभी को कहा कि सबसे ज़्यादा हमारा पैसा जाता है जो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, 90% नॉट। सबसे ज़्यादा जो जा रहा है वो हमारा पैसा जा रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे, ठीक है, 21%, ओके। एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेमेंट। देन आता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसपोर्ट पे 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर 8%, अदर एक्सपेंडिचर पे 9% एंड पेंशन से 4%। सो ये सारी चीज़ों में जो गवर्नमेंट अलॉकेट करती है पर्टिकुलर सेक्टर में कितना परसेंटेज ऑफ पैसा जा रहा है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको पर्टिकुलर परसेंटेज पैसा आने का एंड जाने का वो पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर द 24-25 एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट 2025 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था? 4.9%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट 2024-25 का जो है दैट इज 4.9% है, आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 4.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो फिस्कल डेफिसिट है इस साल के हमारे बजट का। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल receipt excluding borrowing, okay, ठीक है। एंड रेवेन्यू डेफिसिट जो है विच इज 1.8% एंड प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 1.4% है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ओके। एज पर द यूनियन बजट 24-25 व्हाट इज अ फिस्कल डेफिसिट टारगेटेड ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस साल के जो बजट में है आने वाले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने क्या टारगेट किया है, विच इज बिलो 4.5%, ओके। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड नेट टैक्स रिसिट फॉर 24-25। ये भी हम लोगों ने देखा था, विच इज ऑप्शन ए टू 25.83 लाख करोड़ रुपीज जो है वो एस्टिमेटेड नेट टैक्स रिसिट था इस साल के बजट, मतलब इस साल के ईयर के लिए 24-25 के लिए, ठीक है। सो द बजट एस्टिमेट्स नेट टैक्स रिसिट एट 25.83 lakh crore for the 24-25 which includes revenue from income tax, corporate tax, GST and other taxes, okay. And budget estimates हमने देखा ही है। No total receipt other than borrowing is 32.07 lakh crore, total expenditure is 48.21 lakh crore, net tax receipt जो भी हमने देखा 25.83 lakh crore and fiscal deficit 4.9% of the GDP, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। लास्ट स्लाइड जो है यहाँ पे टैक्सेशन के बारे में बताया जा रहा है। हमने ऑलरेडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे है, आपको क्या करना है, क्विकली एक बार रिवाइज कर लेना है एंड देन आपका सेशन जो है वो कंप्लीट होता है, ओके। सो आपको ये ई बुक में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ये आप क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी टैक्स पेयर सर्विसेज, डिपनिंग टैक्स बेस है, लिटिगेशन एंड अपील, सिंप्लीफिकेशन एंड रीअसेसमेंट एंड डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक बार रिवाइज कर लो। आपका यहाँ पे बजट का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। हम लोगों ने पूरा बजट जो है क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट हाईलाइट के साथ साथ सारा बजट जो है वो कवर अप करवाया है। आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। सो सेशन को एंड करने से पहले आप सभी को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर आप इस 39 रुपीज़ की टेस्ट पास को एनरोल करते हो तो एक साल का पूरा आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड इस एक साल के सब्सक्रिप्शन में आप होने वाली
अपकमिंग पूरे साल भर की जितनी भी एग्जामिनेशंस है उसकी सभी की मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो। अगर आपको इस टेस्ट मार्क्स में पर्टिकुलर आपको एग्जामिनेशन दे रहे हो उसकी टेस्ट नहीं अवेलेबल है, आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम उसकी भी अवेलेबल करवा देंगे। बट जो भी ऑल ओवर इंडिया फेमस एग्जामिनेशन है उन सभी की आपको मॉक टेस्ट वहाँ पे मिलेगी। जो भी सेंट्रल एग्जामिनेशन है, रेलवे एग्जामिनेशन है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज़ में, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल करवा दी गई है। एंड इसमें प्रीवियस ईयर पेपर को भी कवर अप करवाया। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आपको 10 to 15 मॉक टेस्ट पर एग्जामिनेशन की यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। सो आप इस टेस्ट पास को अगर एनरोल करते हो सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज़ में आप हर एक एग्जामिनेशन के लिए हर एक मॉक को आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड जिसकी मैंने आपको बताया अगर आपको कोई मॉक नहीं मिलती है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तो जरूर हमें कन्वे कीजिएगा, हम अवेलेबल करवा के दे देंगे। सो इसे एनरोल करने के लिए क्या करना है, कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अलग से एक टैब हमने टेस्ट पास का बनाया है, उस टेस्ट पास के टैब में अगर जाते हो तो आप इसे एनरोल कर सकते हो। ओके, मात्र 39 रुपीज़ में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लास्टली आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये एक ऑल इन वन वीडियो कोर्स बनाया गया है जिसमें आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों को बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस को इसमें कवर अप करवाया है। इसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर अप करवाया, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज को इसमें बताया गया है। सो ऑल इन ऑल ये कोर्स जो है आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद रहेगा। आप इसे एनरोल कर सकते हो और अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी सिलेक्शन की जो तैयारी है वो कंप्लीटली कर सकते हो। तो इसे भी एनरोल करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड पेड कोर्स के टैब से आप सुपर बैंकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज ही ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से कीजिए। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें पढ़ाया है, सारे टॉपिक्स को कवर अप करवाया है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई गई है कि किस तरीके से आपको पर्टिकुलर टॉपिक को डील करना है, किससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर द अपकमिंग इंपॉर्टेंट सेशंस एंड बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आपका कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। और आपकी कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होगी रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अकॉर्डिंगली सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।